नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजन ऑनलाइन क्लासेज में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो क्रांतिकारी थे, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि क्रांतियों का युग जो था वो कैसे आया, यानी कि क्रांतियों का युग। और ये क्रांतियों का युग कब से कब तक चला? 1830 से 48 के बीच। तो देखो, जैसे जैसे 1815 के बाद किसका अंत हो गया था? नेपोलियन का अंत हो गया था। तो 1815 के बाद नेपोलियन का अंत होने के बाद क्या होता है कि जो रूढ़िवादी परंपरा थी, कौन सी? रूढ़िवादियों ने अपनी ताकत को क्या कर लिया? और मजबूत कर लिया, और अपनी ताकत को उन्होंने मजबूत किया। लेकिन जो उदारवादी राष्ट्रवाद था वो भी क्या कर रहा था? अपनी चरम सीमा पर था। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? धीरे धीरे आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ऐसी एक घटना कब होती है फ्रांस में? 1830 में। कब हो जाती है? 1830 में। 1830 में क्या होता है कि जो उदारवादी थे, कहाँ पर होती है ये घटना? फ्रांस में। 1830 में जो उदारवादी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो बुर्गो वंश था, कौन सा? बुर्गो वंश कौन सा था? जो 1815 के बाद नेपोलियन के अंत के बाद जिसे फ्रांस में रूढ़िवादियों ने वापस बहाल किया था, उसी बुर्गो वंश को क्या कर दिया? 1830 में क्रांतिकारियों ने उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। यानी कि 1830 में क्रांतिकारियों ने क्या किया कि जो बुर्गो वंश था उसको उखाड़ कर फेंक दिया। और बुर्गो वंश को उखाड़ कर फेंकने के बाद उन्होंने क्या किया? फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। फ्रांस में क्या किया? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। और संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? लुई फिलिप। किसको बनाया गया? लुई फिलिप को। संवैधानिक राजतंत्र कायम किया किसने? 1830 में उदारवादियों ने बुर्गो वंश था उसको उखाड़ कर फेंक दिया और संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? लुई फिलिप को। जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? लुई फिलिप को। मेटरनिक नाम के क्या थे? दार्शनिक थे। कौन? मेटरनिक ने इस क्रांति पर एक टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी? कि यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये टिप्पणी किसने की थी? मेटरनिक ने, कि यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, यानी कि फ्रांस में कोई घटना घटित होती है या क्रांति होती है तो उससे प्रेरित होकर के पूरे यूरोप में क्या होने लगती है? जगह जगह क्रांतियां होने लगती है। तो ये आपको मैं बेसिक थोड़ा सा इस चैप्टर का, इस इकाई का जो बेसिक है वो समझा। टॉपिक अभी तक हमने कोई नहीं लिया है। अब देखो, ये क्रांति हुई थी जुलाई 1830 में फ्रांस में ये क्रांति कब होती है? जुलाई 1830। और इसी क्रांति से प्रेरित होकर के एक जगह और क्रांति हो जाती है। कौन सी? ब्रसेल्स। कहाँ पर? ब्रसेल्स में भी एक क्रांति हो जाती है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो बना था इस क्रांति के तहत, इस क्रांति से प्रेरित होकर के ब्रसेल्स में क्रांति हुई और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या हो गया? अलग हो गए। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या हो गया? अलग हो गया। ये जो घटना घटी ये भी किससे प्रेरित थी? जुलाई 1830 की फ्रांस में जो क्रांति हुई उससे ही प्रेरित है। अब देखो, यूरोप में एक घटना और घट जाती है जिसने क्या किया कि अभिजात जो वर्ग था, उदारवादी थे, उन सब ने राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। यानी कि एक नई घटना यूरोप में क्या घट जाती है कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। कौन सी घटना थी? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम।
इस घटना से क्या हुआ कि लोगों में जो अभिजात वर्ग, यानी कि अभिजात का मतलब क्या हुआ, अभिजात वर्ग कौन सा था, अभिजात वर्ग, शिक्षित अभिजात वर्ग, यानी कि शिक्षित जो अमीर लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, वो किस में आते थे, शिक्षित अभिजात वर्ग में आते थे। और अभिजात वर्ग किसे कहोगे आप, अभिजात वर्ग यानी कि अमीर जो वर्ग था, कुलीन जो वर्ग था, उसे क्या कहा जाता था, अभिजात वर्ग कहा जाता था। अब हम एक नया टॉपिक उठाते हैं, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा, जो स्टार्ट कब होता है 1821 में और समाप्त कब होता है 1832 में। अब देखो, यूनान में आज़ादी के लिए 1821 से ही जो संघर्ष था वो प्रारंभ हो चुका था, और राष्ट्रवादी लोग थे, उदारवादी थे, अभिजात वर्ग थे, अनेक देशों के जो लोग थे उनका समर्थन जुटा रहे थे, और समर्थन बाकायदा मिल भी रहा था। तो यूनान का जो ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, इसी स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ कि सांस्कृतिक जो ये आपके कवि जो थे, कवि लेखक जो भी थे, इन सब ने क्या दिया था, अपना अपना योगदान दिया था। अन्य देशों से भी यूनान को क्या मिला। अब देखो, यूनान जो है किसके साम्राज्य का हिस्सा था, ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनान ओटोमन साम्राज्य का क्या था, हिस्सा था। ये बात कब की है, 15वीं सदी की। ठीक है। अब यूनान में से जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो यूनान में कवियों, कलाकारों, सबने क्या किया, अपना अपना सहयोग किया, और पश्चिमी जो यूरोप के लोग थे उनका समर्थन भी मिला, और लोगों ने यूनान के जो अन्य यूरोप के जो अन्य लोग थे उन्होंने यूरोप का पालना कहकर यूरोप की सभ्यता का पालना कहकर क्या कहा गया, यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर उसकी क्या की, प्रशंसा की, और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध क्या किया है, मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक जनमत तैयार किया। किसके विरुद्ध, मुस्लिम साम्राज्य जो यूनान पर था उसके विरुद्ध क्या किया, एक संघर्ष करने का एक जनमत जो संगठन था वो तैयार किया। और एक कवि हुए थे आपके, जिनका नाम था कवि लॉर्ड बायरन। क्या नाम था, कवि लॉर्ड बायरन, जिनकी जो युद्ध करने भी गए थे, लेकिन बदकिस्मती 1824 में बुखार से उनकी वहां पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कवि जो लॉर्ड बायरन थे, युद्ध करने भी गए थे 1824 में, बुखार से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, कवि लॉर्ड बायरन की 1824 में बुखार से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक बार दोबारा देख लो, ओटोमन साम्राज्य का क्या था, यूनान जो है किसका हिस्सा था, ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था 15वीं सदी में। और कवियों, कलाकारों, सबका यूनान को सबका क्या मिला, सहयोग मिला। पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे, पश्चिमी यूरोप, उनका भी सहयोग मिला। उन्होंने यूनान की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूनान जो है यूरोपीय सभ्यता का क्या है, पालना है। यूनान यूरोपीय सभ्यता का पालना, ये कहकर के यूनान की क्या की गई, प्रशंसा की गई। और जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने भी यूनान का क्या बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक जनमत भी इकट्ठा किया। जनमत भी क्या किया, इकट्ठा किया। एक कवि हुए थे लॉर्ड बायरन, अंग्रेजी कवि थे कौन, लॉर्ड बायरन, जो बाकायदा युद्ध करने भी गए, लेकिन बदकिस्मती थी 1824 में बुखार से उनकी क्या हो गई, वहीं पर मृत्यु हो जाती है। किसकी, कवि लॉर्ड बायरन की 1824 में बुखार से मृत्यु हो जाती है। और अंततः कस्तूतूनिया संधि से, किससे, कस्तूतूनिया संधि से 1832 में, किस संधि में,
कस्तूतुनिया संधि में 1832 में यूनान को क्या कर दिया जाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। एक बात याद रखना, यूनान स्वतंत्र कब होता है? 1832 में। कौन सी संधि थी? कस्तूतुनिया की जो संधि थी उसके तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। अब देखो, ये यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, तो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इस प्रकार यूनान क्या हो गया था, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया था। अब हम देखते हैं अगले, रोमानी राष्ट्रवाद की कल्पना। अगली कौन सी थी? रोमानी राष्ट्रवाद की कल्पना। यूनानी राष्ट्रवाद की कल्पना क्या थी? यानी कि जो देश स्वतंत्र हुए, राष्ट्रवाद में क्रांतिकारियों का ही योगदान नहीं था, बल्कि अगला दूसरा क्या था कि किन किन का योगदान भी रहा था कि आपके जो संगीतकार हैं, कवि है, लेखक है, कलाकार है, इनका भी राष्ट्रवाद के प्रचार में क्या रहा था, एक महत्वपूर्ण योगदान है रहा था। इनका महत्वपूर्ण योगदान कैसे रहा था? जैसे हम एक रोमानी जो है राष्ट्रवाद की कल्पना भी पढ़ने वाले हैं। रोमानी राष्ट्रवाद की कल्पना क्या थी वो भी हम पढ़ेंगे। यानी कि जो रूढ़िवाद थे, उदारवादी विचार थे, रूढ़िवादी विचार थे, राष्ट्रवाद में सभी विचार शामिल थे, उदार अभिजात वर्ग थे। इन वर्गों में कुछ लोगों ने क्या किया था, तो ये जो कलाकार थे, संगीतकार थे, कवि, लेखक थे, इन्होंने भी राष्ट्रवाद के विकास में क्या दिया था, योगदान दिया था। तो ऐसा ही एक आंदोलन है, एक ऐसी विचारधारा है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो कौन सी है? रोमानी राष्ट्रवादी विचारधारा। रोमानी राष्ट्रवादी विचारधारा क्या थी? ये एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? सांस्कृतिक आंदोलन था। सांस्कृतिक आंदोलन इसमें क्या था कि रोमानी के जो कवि थे, लेखक थे, उन्होंने आपस में तर्क वितर्क करके विज्ञान का महिमामंडन किया। किसका? आपस में तर्क वितर्क करके, और राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास किया था, राष्ट्रवाद की भावना के विकास पर कवियों के बीच में आपस में तर्क होते थे। किसके बीच में? कवियों के बीच में आपस में तर्क वितर्क होते रहते थे, और एक खास तरह की राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना चाहते थे। किस तरह की? खास तरह की, यानी कि जो सबसे क्या दिखती हो, अलग दिखती हो, ऐसी एक राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसका विकास करना चाहते थे। कौन चाहते थे? जो रोमानी लोग थे वो चाहते थे कि राष्ट्रवाद जो है इसकी एक खास प्रकार की विचारधारा, एक ऐसी भावना का विकास करेंगे राष्ट्रवाद की जो आसानी से सबको समझ में भी आ जाए, और एक खास प्रकार की राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी उसका विकास करना ये चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि विज्ञान का जो महिमामंडन है, यानी कि विज्ञान की जिस जो महिमामंडन है, इन्होंने क्या की? आलोचना की। किसकी आलोचना की? विज्ञान का जो भी महिमामंडन था रोमानी में, उसकी इन्होंने क्या की? जमकर आलोचना की। और ये क्या चाहते थे कि जो राष्ट्र है उसका आधार किसे बनाया जाना चाहिए? संस्कृति है जो देश की, उसे राष्ट्र का आधार बनाया जाना चाहिए। संस्कृति को भी साथ में मिलाया जाना चाहिए। केवल विज्ञान को भी राष्ट्र का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, संस्कृति को भी साथ में मिलाया जाना। और उनका कहना क्या था कि एक साझा सामूहिक विरासत, साझा सामूहिक विरासत और साझा सामूहिक जो संस्कृति है वही राष्ट्र के अतीत का क्या होनी चाहिए? आधार होनी चाहिए। साझा सामूहिक विरासत और साझा सामूहिक जो संस्कृति है, ये दो जो इनकी बातें थी यही अच्छी थी कि ये जो है राष्ट्र के अतीत का क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। और विज्ञान की जो महिमामंडन था इसकी आलोचना की, उसकी जगह इन्होंने क्या रखने का प्रयास किया? अंतर्दृष्टि। क्या रखने का प्रयास किया? अंतर्दृष्टि, भावनाएं और रहस्यमयी भावनाएं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी जो भावनाएं थी, इनको रखने पर और अपनाने पर क्या किया? जोर दिया।
ये क्या था, एक छोटी सी विचारधारा थी रोमानीवाद की। अब इनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं था कि भाई राष्ट्रवाद जो सादा सामूहिक विरासत है और जो सादा सामूहिक संस्कृति है उसे राष्ट्र के अतीत का आधार बनाना चाहिए। ये केवल मात्र इतना इनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य क्या था, अतीत का तो हो गया, आधुनिक जो राष्ट्र है, आधुनिक राष्ट्र की जो ये विचारधारा थी, ये सब लोगों तक पहुंचाना उनका क्या था, उद्देश्य था। जिनमें कई लोग निरक्षर अर्थात अनपढ़ भी थे, जिनमें कुछ अनपढ़ लोग थे, उनको भी समझाना था उनका उद्देश्य, और वहां तक पहुंचाना ही इनका क्या था, उद्देश्य था। कि रोम में पहले कौन सी भाषा थी, पोलिश भाषा थी। कौन सी भाषा थी, पोलिश भाषा। कौन सी भाषा थी, पोलिश भाषा। भाषा ने भी राष्ट्रवादी विकास की भावना में क्या दिया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब देखो, पोलिश भाषा को जब रूस ने क्या कर लिया था, रोमानिया जो था, रोम था, उस पर कब्जा कर लिया था। किसका कब्जा हो गया था, रूस का। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, जो भी सरकारी कार्यालय थे, प्राइवेट कार्यालय थे, उनसे किस भाषा को हटा दिया गया, पोलिश भाषा को हटा दिया गया, और जबरन कौन सी भाषा ला दी गई, रूसी भाषा ला दी गई। इसके विरुद्ध 1831 में क्या हुआ था, एक सशस्त्र विद्रोह भी हुआ था। कब, 1831 में सशस्त्र विद्रोह भी हुआ था, लेकिन उसे बाद में क्या कर दिया गया, दबा दिया। आखिरकार उसे दबा दिया गया या कुचल दिया गया। तो इसके बाद इसमें वो सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक बार कंठस्थ कर ली, और भाषा जो थी उसको राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए उन्होंने अपना प्रमुख हथियार बना लिया। किसको बनाया प्रमुख हथियार, भाषा को। तो इसलिए भाषा का भी राष्ट्रवादी विकास जो विचारधारा थी उसके विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था, अहम भूमिका रही थी। अब देखो, पोलिश भाषा कहाँ थी, रोम में लागू थी, और रूस का कब्जा होने के बाद कौन सी भाषा ला दी गई, स्कूलों, कॉलेजों, सब जगह पर रूसी भाषा। और रूसी भाषा लाने के बाद उन्होंने क्या किया, 1831 में क्या हुआ, इस भाषा के खिलाफ विद्रोह भी हुआ, लेकिन आखिरकार इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, कुचल दिया। आखिरकार इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। और इस विद्रोह को कुचलने के बाद क्या होता है कि लोगों को एक बात समझ में आ गई कि भाषा के बगैर हम राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास नहीं कर सकते। इसलिए लोगों ने क्या किया, जो भाषा थी उसे राष्ट्रवादी विचारधारा के विकास का प्रमुख हथियार बना लिया। तो इसी के साथ आपका ये जो छोटा सा था रोमानी राष्ट्रवाद की जो कल्पना थी, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। देखो, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, यानी कि यूरोप जो था उसमें ऐसा क्या हुआ था कि भूख आ गई थी, कठिनाइयां भी आ गई थी और विद्रोह भी होने लगी थी। तो देखो कि यूरोप में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ गरीबी भी क्या करती गई, बढ़ती गई। यूरोप का हम एक देश लेते हैं, फ्रांस। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे रोजगार के साधन कम होते गए, वैसे वैसे लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जाकर बसने लगे, और शहरों में भीड़ क्या हो गई, ज्यादा इकट्ठा हो गई। काम से ज्यादा रोजगार वालों की लाइन लग गई कि काम कम होता था और काम करने वाले ज्यादा थे। सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगार लोग होंगे, काम कम होगा, तो रोजगार के लिए लाइन लगेगी। रोजगार नहीं मिलेगा तो अपने को भी पता है कि भूखमरी आएगी। अभी भी सत्ता में अभी भी कौन था, फ्रांस में आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 1830 में उदारवादियों ने उखाड़ फेंका था, और लुई फिलिप संवैधानिक राजतंत्र का जिसे क्या बनाया था, टैक्स बनाया गया था। लेकिन फिर भी क्या नहीं हो रहा था, कोई सुधार नहीं हो रहा। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, 1830 का जो दशक आया वो यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया था। इसमें लोगों के पास ना तो काम था, ना खाने के लिए रोटी थी। शहर चले गए तो ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहर की ओर हुई, शहर की ओर एक भीड़ सी जमा हो गई, रहने के लिए जगह नहीं बची, तो लोग कहाँ जाकर रहने लगे, गरीबी बस्ती में रहने लगे। और वहाँ रहने के बाद उन्होंने क्या
कि अब देखो विद्रोह क्यों हो गया और 1848 पे आते हैं। कहाँ आते हैं? 1848 एक ऐसा साल था जहाँ भूख की वजह से पेरिस के लोग क्या आ गए, सड़क पर उतर आए। और पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए, जगह जगह पे क्या लगा दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए, रास्ते रोक दिए गए। इसलिए मजबूर होकर के जो लुई फिलिप था, कौन? लुई फिलिप, उसको क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। लुई फिलिप को क्या करना पड़ा? शहर छोड़ करके भागना पड़ा। और जो पेरिस के लोग थे वो भी क्या आ गए, सड़क पर उतर आए। उसके बाद क्या होता है? 1848 में एक राष्ट्रीय सभा का गठन किया जाता है। किसका? राष्ट्रीय सभा का। और प्रांत को क्या कर दिया जाता है? गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। और गणतंत्र घोषित करने के बाद क्या होता है? 21 वर्ष से जिसकी उम्र ऊपर थी, कितने वर्ष से? 21 वर्ष से जिसकी उम्र क्या थी, ऊपर थी, उन सभी को मताधिकार दिया गया, यानी कि वोट देने का अधिकार दिया गया। पहले हमने देखा था कि फ्रांस में राजतंत्र था, तब भी क्या नहीं था, केवल अमीर लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, ना तो महिलाओं को था, ना किसी और को था। और उसके बाद नेपोलियन जी आए। कौन? नेपोलियन जी। तो भाई ये नेपोलियन जी भी सबको वोट देने का मताधिकार तो नहीं दिला पाए थे। ये राजतंत्र व्यवस्था कायम की थी जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था, इसमें भी सबको मताधिकार नहीं था। तो इसके बाद जो गणतंत्र लागू हुई 1848 में, उसमें क्या कर दिया, 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मताधिकार दे दिया गया। अब देखो इससे पहले की एक घटना है, उस घटना पर जाते हैं हम थोड़ा सा। 1845 की घटना कब की है? 1845 की। कौन सी जगह की है? इससे पहले की एक घटना है 1845 की, सिलेसिया की। कहाँ की? सिलेसिया की एक घटना है। कहाँ की? सिलेसिया की। सिलेसिया के लोगों ने भी अपने जो ठेकेदार थे उनके विरुद्ध, जो बुनकर थे, उन्होंने उनके विरुद्ध क्या कर दिया था? एक व्यापक विद्रोह कर दिया था। विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि जो ठेकेदार थे वो कच्चा माल देकर के इनसे निर्मित कपड़े लेते थे। कच्चा माल इनको देते थे। क्या देते थे इनको? कच्चा माल। और इनसे लेते क्या थे? निर्मित कपड़े। और इसके दाम भी क्या थे? बहुत कम थे। दाम बहुत कम थे और निर्मित माल लेकर के कच्चा माल देते थे। कई बार इन्होंने मांग भी की तो इनकी मांगे नहीं मानी गई और इन्हें डराया धमकाया जाता था। फिर एक दिन क्या होता है कि बुनकरों की जो भीड़ है वो अपने घरों से निकल करके दो कतारों में, यानी कि दो लाइन में किसकी ओर जा रही है? ठेकेदार के घर की ओर जा रही है। किसकी ओर जा रही है? ठेकेदार के घर की ओर। और ठेकेदार के घर की ओर जाकर के उन्होंने पहले शांति से वार्ता की, ठेकेदार नहीं माना तो गुस्सा ही भीड़ क्या कर गई? ठेकेदार के घर में घुस गई और जो चमचमाती खिड़कियां थी, भाई चमचमाती जो खिड़कियां थी उनको तोड़ दिया गया और तहस नहस कर दिया गया घर को भी। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो गुट थे उन्होंने क्या किया? भंडार गृह में प्रवेश किया और वहां से भी लूट लिया। एक पत्रकार हुए थे, कौन है? एक पत्रकार हुए थे जिनका नाम था विलेम वोल्फ। कौन थे? विलेम वोल्फ। उन्होंने सिलेसिया की स्थिति वर्णन करते हुए कहा था कि यहाँ जो वस्त्र का व्यापार है वो व्यापक है, व्यवसाय व्यापक है, लेकिन जो यहाँ के बुनकर है, ग्रामीण लोग हैं, उनके साथ व्यवहार किया जाता है, बहुत बुरा किया जाता है। और इनके साथ इनकी हालत क्या हो रखी है? वर्तमान में खस्ता हो रखी है। तो उत्साही भीड़ ने क्या कर दी? अब ठेकेदार जो था वो क्या कर गया? यहाँ से अपने परिवार के साथ भाग करके कहाँ चला गया? पड़ोस के गांव में चला गया। हालांकि इसको पड़ोस के गांव में भी शरण नहीं दी गई, तो इसने भी 24 घंटे में सेना बुला करके वहां से वापस लौटा। कितने घंटे बाद? 24 घंटे बाद सेना बुला करके वहां से वापस लौटा। हालांकि शरण इसको पड़ोसी वाले गांव में भी नहीं दी थी। सेना बुला करके वापस लौटा और उसके बाद जो सेना थी और उसके बुनकर थे उनके बीच टकराव हुआ। 11 बुनकरों को क्या कर दी गई? गोली मार दी गई। और इसी के साथ ये जो जन विद्रोह था वो समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया।
एक बार और देख लो, समझ नहीं आया हो तो। यानी कि सर्वप्रथम कब होती है? 1845 में। ये घटना आपको दोबारा से बता देता हूँ। सिलेसिया के जो लोग बुनकर थे उन्होंने अपने ठेकेदारों के प्रति क्या किया था? सशस्त्र विद्रोह किया था। विद्रोह क्यों किया गया था? क्योंकि उन्हें कच्चा माल लेते थे और निर्मित माल लेते थे, ये बात भी ठीक थी, लेकिन दाम कम देते थे जिनसे उनकी रोजी रोटी भी नहीं चल पाती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? ठेकेदार के विरुद्ध कई बार छोटे छोटे आंदोलन किए, मांग की, मजबूरी की मांग की, लेकिन उनकी कोई मांगे नहीं मानी गई। उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था। तो एक दिन क्या होता है, जो भीड़ है बुनकरों की जो भीड़ अपने घरों से निकल करके किस ओर रवाना हो रही थी? ठेकेदार के घर की ओर रवाना हो रही थी। और ठेकेदार के घर की ओर रवाना होने के बाद ठेकेदार से एक बार घर के आगे जाकर कोठी जो थी ठेकेदार की, उसके आगे जाकर मांग की, नहीं माना तो गुस्साई भीड़ क्या हो गई? घर के अंदर घुस गई, तोड़ फोड़ कर दिया, घर का तहस नहस कर दिया और जो सामान था वो भी लूट लिया। भंडार घरों से कपड़े लूट लिए और जो कपड़े थे उनको तार तार कर दिया। तो जो ठेकेदार था वो अपनी कोठी से बचकर अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। लेकिन क्या होता है, पड़ोस का गांव जो था उसने भी उसको शरण नहीं दी। तो ठेकेदार ने क्या किया? आर्मी बुला करके, सेना बुला करके 24 घंटे के बाद वहां से वापस लौटा। इसके बाद सैनिकों और जो ग्रामीण लोग थे, बुनकर थे, उनके बीच टकराव हुआ। 11 बुनकरों को क्या कर दी गई? गोली मार दी गई। और ये बात कब की है? जब वो घर जा रहे हैं, बुनकरों की जो भीड़ थी वो 4 जून, कब? 4 जून दोपहर 2 बजे, 4 जून दोपहर 2 बजे उकसाई भीड़ की सो जा रही है, ठेकेदार की कोठी की ओर जा रही है। और इसी के साथ आपका ये जन विद्रोह जो था, युवक की भूख थी, कठिनाइयां थी, वो भी समाप्त हुई। क्रांति यानी कि उदारवादी जो थे उनकी क्रांति कैसी रही? क्या थी उनकी क्रांति? ये क्रांति अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो उदारवादियों की जो क्रांति थी वो क्या थी? फरवरी 1848 की जो घटना हुई थी, इस घटना के बाद क्या किया गया कि राजा जो था उसको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी और गणतंत्र घोषित करना पड़ा। इसके बाद इस घटना से प्रेरित होकर के पूरे यूरोप में जो कई स्वतंत्र राज्य थे छोटे छोटे, जैसे आपका ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये जर्मनी, इटली है, इन राज्यों में भी क्या होने लगे? विद्रोह होने लगे। मजबूरन लोग भूख थी उन मजबूरियों से मजबूर होकर के लोग क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। और यही विद्रोह राष्ट्रीय भावना में बदलने लगे और संविधानवाद की मांग करने लगे, यानी कि संविधान निर्माण की मांग करने लगे। इसके बाद देखो क्या होता है कि उदारवादी जो क्रांति थी वो क्या रही? जो इसके साथ ही एक क्रांति और हो रही थी, कौन सी? मध्य वर्ग की क्रांति। कौन सी क्रांति हो रही थी? मध्य वर्ग की क्या हो रही थी? एक साथ में क्रांति हो रही थी। मध्य वर्ग की इस क्रांति ने भी क्या किया? इस राष्ट्रवाद की जो उदारवाद की जो क्रांति थी इसको बढ़ावा दिया गया। सबको मताधिकार जो था वो सर्वाधिकार कर दिया गया, यानी कि 21 से जिसकी उम्र ऊपर थी उन सबको क्या दे दिया गया? मताधिकार दे दिया गया। और ये मताधिकार देने के बाद अब जो राजा लोग थे वो क्या कर रहे थे? जो उदारवादी पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने राष्ट्र राज्य जो निर्माण की मांग थी उसको आगे बढ़ाया, यानी कि जो राष्ट्र है बिखरे पड़े हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, इनका क्या किया जाना चाहिए? एकीकरण किया जाना चाहिए। इस मांग को आगे बढ़ाया। ये संसद आयोजित कहाँ की गई थी? सेंट चर्च में ये संसद आयोजित की गई। और इस संसद में क्या किया गया था? जर्मन जो संविधान था उसका प्रारूप तैयार किया गया। और जर्मन संविधान का प्रारूप तैयार करके इस जो राष्ट्रीय जो सभा थी, इस सभा के अध्यक्ष थे किसी राजा को सौंपनी थी जो संसद के अधीन रहकर क्या करे? काम करे। तो इसकी प्रसा के जो राजा थे उन्हें सौंपने की पेशकश भी की गई, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और किसका साथ दिया? जो राजा थे निर्वाचन प्रणाली के विरुद्ध में थे उनका साथ दिया। तो ये सब क्या हो रहे थे? और धीरे धीरे हम स्वतंत्र हो रहे थे। उसके बाद जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग और सेना में भी क्या हो गया था? विद्रोह होने लगे थे। तो इसके बाद
धीरे धीरे क्या होने लगे, जर्मनी का संविधान तैयार हो गया। अगले चैप्टर में हम अब क्या पढ़ेंगे कि जर्मनी जो है इसका एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी और इटली का एकीकरण। अगले वीडियो में क्या देखेंगे, जर्मनी और इटली का एकीकरण, यानी कि जर्मनी और इटली जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं वो ऐसे राज्य कैसे बने, किस प्रकार इनका एकीकरण हुआ, यूरोप में छोटे छोटे जो कई राज्य थे उनका एकीकरण कैसे हुआ, ये सब हम इस क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में जो कब आने वाली है, शुक्रवार को आने। धन्यवाद।